Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Naveed Khalid, Senior Subject Specialist at DPS and College Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class first year. Let's start our today's lecture. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है Structure and Functions of Oligosaccharides and Polysaccharides. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप्स आते हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड के बारे में आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट as compared to monosaccharides. Similarly, these are also less soluble in water as compared to monosaccharide. मोनोसैक्राइड से जब हम कंपेयर करते हैं तो मोनोसैक्राइड इनसे ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू द ओलिगोसैक्राइड्स, बिकॉज दीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द मोनोसैक्राइड. ऑन हाइड्रोलिसिस oligosaccharides yield from 2 to 10 monosaccharides. Dear students, ये बात ओलिगोसैक्राइड में सबसे अहम है. इसमें यह बताया गया है कि ओलिगोसैक्राइड कम से कम 2 मोनोसैक्राइड या ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैक्राइड पे मुश्तमिल होती है. 2 से कम हो वो मोनोसैक्राइड में है और 10 से ज्यादा हो वो पॉलीसैक्राइड्स बन जाती है. तो ये लिमिट दी गई है कि जब 2 से लेकर 10 तक मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वो तमाम कंपाउंड्स ओलिगोसैक्राइड्स में आते हैं. द वन yields 2 monosaccharides are known as disaccharides. डाई मीन 2. तो लिहाजा वो ओलिगोसैक्राइड्स जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए और उससे 2 मोनोमर्स या 2 मोनोसैक्राइड्स रिलीज हों तो वो डाइसैक्राइड कहलाती है. अगर हाइड्रोलिसिस पे वो 3 मोनोसैक्राइड्स रिलीज करें तो वो ट्राइसैक्राइड्स, 4 हो जाएं टेट्रा, देन पेंटा एंड सो ऑन 10 तक जो है वो इसी तरह हम इसकी बात करते हैं. द कोवलेंट बॉन्ड between 2 monosaccharide is called as glycosidic bond. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 2 मोनोसैक्राइड को इकट्ठा कर दिया और वो डाइसैक्राइड बन गया, बल्कि इसमें दोनों मोनोसैक्राइड्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, या 10 भी हैं तब भी वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं. वो कोवलेंट बॉन्ड जो 2 मोनोसैक्राइड्स के दरमियान बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म टू जॉइन 2 मोनोसैक्राइड्स. ये एक कार्बन एक मोनोसैक्राइड का और दूसरा ऑक्सीजन दूसरी मोनोसैक्राइड उसके दरमियान बॉन्ड बनता है. Physiologically, important disaccharides are maltose, lactose and sucrose. अब हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले lactose. It is a disaccharide that contains galactose and glucose and it is found in milk. इसका मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ एनिमल में पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती. इसीलिए हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं. ये डाइसैक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है. ग्लूकोज
plus galactose change into lactose plus water। इसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्राइड्स की, उसमें जो डाइसेक्राइड दी गई है वो है माल्टोज। ये भी डाइसेक्राइड है लेकिन इसके कंपोनेंट डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू लैक्टोज। इसमें दोनों मोनोसेक्राइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और ये आमतौर पर सीरियल्स में पाई जाती हैं। यहां पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज चेंज इनटू माल्टोज एंड वाटर। थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड इज सुक्रोज। मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड इज सुक्रोज। जो हम केन शुगर है घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली सुक्रोज होती है। सुक्रोज बनती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो एक सुक्रोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और ये दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड जो हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। अब जितनी भी हमने डाइसेक्राइड्स पढ़े हैं, चाहे वो लैक्टोज है, माल्टोज है या सुक्रोज है, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, जो कि C12H22O11। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है या सुक्रोज की जो फॉर्मेशन है वो यहां पे शो की गई है। अब पहली लाइन में जो दिया गया है दो फार्मूले रिंग फॉर्म में दिए गए हैं। पहला ग्लूकोज का है और जबकि दूसरा जो 5 कॉर्नर रिंग है वो फ्रुक्टोज का है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हेक्सोज शुगर्स हैं लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके जो रिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ग्लूकोज एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज कीटो शुगर है। अब इनके जो OH ग्रुप जब आमने सामने आते हैं तो एक से H और दूसरे मोनोसेक्राइड से OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करता है और वाटर रिलीज हो जाता है और इनकी जगह एक मोनोसेक्राइड के ऑक्सीजन और जबकि दूसरे मोनोसेक्राइड के कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यहां पे ग्लूकोज की ऑक्सीजन और फ्रुक्टोज के कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं बना है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और इसके जरिए ये दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ गई हैं। अब ये मोनोसेक्राइड नहीं बल्कि डाइसेक्राइड बन चुकी हैं। अब इसको हम सुक्रोज का नाम देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स सेकेंड पार्ट है। पोली मीन मैनी। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब यह है जो बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड पे मुश्तमिल हो। ये इन तीनों क्लासेस में तीनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा पाया जाता है इस नेचर में। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, यूजुअली ब्रांच एंड टेस्टलेस। पहले दोनों स्वीट थे, कोई कम था कोई ज्यादा था। मोनोसेक्राइड ज्यादा स्वीट थे, ओलिगोसेक्राइड जो है कम हो गए और ये जो पॉलीसेक्राइड है ये टेस्टलेस हो गए। ये सेवरल थाउजेंड मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनते हैं और जितने भी यूनिट मिलेंगे, चाहे 2 हैं 10 हैं या 10 से कहीं ज्यादा हैं, इन तमाम मोनोसेक्राइड्स के दरमियान एक ही बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स एंड आर स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कुछ हिस्सा इसका हल हो जाता है, कुछ नहीं होता, उसको हम कहते हैं लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर।
इनकी एग्जाम्पल्स यहां पे जो दी गई हैं, जो बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन और काइटिन हैं। ये जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अब इनमें से सिर्फ 3 का हम जिक्र करेंगे, डिटेल में हम उनको पढ़ेंगे। पहला है स्टार्च। ये आमतौर पर फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स, ट्यूबर्स में पाया जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स जो मेन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो ग्लूकोज होता है। प्लांट्स उतना ही ग्लूकोज नहीं बनाते जितना कि उनको जरूरत होती है, बल्कि वो उससे कहीं ज्यादा बनाते हैं। फिर उस ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं स्टोर करते। मोस्टली प्लांट्स पहले उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, देन सुक्रोज की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टोरेज ऑर्गन की तरफ, चाहे वो रूट है, शूट है, फ्रूट है या सीड है। वहां पे ये सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्च इज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। सेकेंड वन, हम जो है जितना भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मेनली स्टार्च की फॉर्म में प्लांट से लेते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं तो उसमें मेजरली स्टार्च मौजूद होती है, मोस्टली प्लांट्स के अंदर। ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। Starches give blue color when tested with iodine solution. इसकी 2 टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे बताता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ स्टार्चेस। इसमें जो पहली टाइप है वो है एमाइलोज। एमाइलोज स्टार्चेस हैव अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। यहां पे ग्लूकोज जुड़ते हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़ते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न में नहीं जुड़ते। एंड आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन नहीं है, एक स्ट्रेट चेन में होती है, लिहाजा ये हॉट वाटर में आसानी से हल हो जाती है। दूसरी जो टाइप है उसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, जो अमाइलो से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह क्या है कि अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस है ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज। इसमें ब्रांचिंग पैटर्न आ गया है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्रांच्ड पैटर्न की वजह से ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉल्युबल हो जाती है। मैं फिर से ये बताता चलूं कि टाइप्स ऑफ स्टार्चेस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको एज सच आपने याद करना है। Then next example of polysaccharide is glycogen. इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्लांट्स स्टार्च को एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसी तरह एनिमल्स ग्लाइकोजन को एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर स्टोर करता है। ये चीफ फॉर्म कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होती है। और ये कहां पे स्टोर होती है? आमतौर पर लिवर सेल्स और मसल सेल्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा मिकदार में ये रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन मिलता है। इसके अलावा ये तमाम एनिमल सेल्स में पाई जाती है। ये इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर और आयोडीन टेस्ट में इसका कलर रेड आता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इससे भी बहुत ज्यादा नंबर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब यहां पे कंपैरिजन दिया गया है इनकी स्ट्रक्चर का।
एमाइलोज का, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अमाइलोज की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे सिंपल है, वो एक स्ट्रेट चेन ग्लूकोज की है और जो बाद में क्वाइल्ड हो गई है, लेकिन उसका ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है। जबकि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ग्लाइकोजन इन दोनों में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसका ब्रांचिंग पैटर्न ज्यादा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर से भी हमें पता चलता है कि सबसे सिंपल तीनों में अमाइलोज, और उसके बाद नंबर आता है अमाइलोपेक्टिन का, और देन एंड पे ग्लाइकोजन का। और नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड इज सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कॉटन फाइबर प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, और इसके अलावा सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका मेन पार्ट वो सेलुलोज होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए पानी के अंदर इनसॉल्युबल, और ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखें कि हम जितनी भी सब्जियां, फ्रूट्स या प्लांट पार्ट्स खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिकदार सेलुलोज की होती है, लेकिन उस सेलुलोज का फायदा हमें नहीं होता। वो इसलिए कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा हमें यह मिलता है कि इट एक्ट्स एज डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आर इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ अवर फूड, जो हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि वो फीसिस का हिस्सा बनते हैं और इस तरह से हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाए रखते हैं। इसी तरह और इंटरेस्टिंग बात हर्बीवोर्स के हवाले से है। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच मेनली फीड ऑन प्लांट पार्ट्स ओनली, कि जो सिर्फ खाते ही प्लांट्स पार्ट्स को हैं। अब उनके अंदर भी ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, जो बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ये उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, और ये एक एंजाइम जिसको सेलुलेज कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और जिनकी मदद से हर्बीवोर्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज इनटू ग्लूकोज, और इसके बदले में ये उस हर्बीवोर से फूड लेते हैं। तो लिहाजा ये जो इंटरेक्शन है हर्बीवोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको हम सिम्बियोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों का फायदा हो जाता है। अगर टेस्ट हम देखें तो उसका आयोडीन के साथ किसी किस्म का कोई कलर अपीयर नहीं होता। यहां पे दिखाया गया है एक लीफ, जिसको फर्दर डिटेल में दिखाया गया, उसके सेल्स दिखाए गए हैं, और फिर सेल्स के अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, जिसको हम क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन का नाम देते हैं, वो दिखाई गई है। देन उन माइक्रोफाइब्रल्स के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट दिखाई गई है कि ये इस तरह से प्लांट्स के अंदर उनकी सेल वॉल के अंदर ये अरेंज होते हैं। यहां पे लेक्चर खत्म होता है। अब ये आपको कितना समझ आए इसके हवाले से कुछ एक्टिविटी है। यहां पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपने गेस करना है कि कौन सा आंसर एमसीक्यूज में सही आता है। तो पहला एमसीक्यूज है कि ओलिगोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑप्शन ए 2 to 5 monosaccharides, ऑप्शन बी 2 to 8 monosaccharides, ऑप्शन सी 4 to 10 monosaccharides, एंड ऑप्शन डी 2 to 10 monosaccharides। आप लोग सोचें कौन सा आंसर सही है।
G. Correct answer is option D. Oligosaccharides are made up of 2 to 10 monosaccharides. Second MCQs, which of the following gives no color with iodine? Option A, starch. Option B, cellulose. Option C, glycogen. Option D, both B and C. Guess which option is correct? Yes, answer is option B, cellulose. Cellulose give no color with iodine. Next is, which one is not an example of polysaccharides? Dextrin, pectin, lactose, amylose. Which one is the correct answer? Answer is C. Option is correct. Lactose, that is a oligosaccharide, disaccharide, not a polysaccharide. Next MCQ is, the most abundant polysaccharide in nature is cellulose, amylose, glycogen, या chitin. Think over it and give the answer. Which answer is correct? Answer option A is correct. Cellulose is the most abundant polysaccharide in nature. Which one is called milk sugar? Option A, maltose. Option B, glucose. Option C, lactose. Option D, sucrose. Guess the answer. Yes, option C is correct. Lactose is called as the milk sugar. Next is the home assignment. Give the short answer of the following questions. Dear students, these short questions are very important. Number 1 is, show the formation of sucrose by structure formulae. Number 2, give 6 examples of polysaccharides. Number 3, write about 2 types of starches. Number 4, what is the function of cellulose in human digestive system, even it is not digested. And last one is why glycogen is called animal starch and where it is stored in human body. Thank you.